हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और मेरा ये कहना है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के चलते मैंने बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो उसका क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ लाइफ स्पान। ईच ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। The period from birth of an organism to its natural death is called the life span of that organism। तो समझ गए होंगे कि लाइफ स्पान ये बर्थ से लेके और नेचुरल डेथ होने तक की जो पीरियड ऑफ टाइम है उसको अपन लाइफ स्पान कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट लाइफ स्पान डज नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि लाइफ स्पान साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैरट एंड ए क्रो, कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, साइज बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इनकी लाइफ स्पैन में कितना चेंजेज है। अगर एक पैरट की बात करें तो उसके लिए है 140 ईयर्स, और क्रो की बात करें तो उसके लिए है 15 ईयर्स। ऐसे प्लांट्स में सिमिलरली प्लांट्स में देखें तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों बिल्कुल सेम से ही होते हैं, लेकिन मैंगो ट्री में देखें तो 200 ईयर्स तक लाइफ स्पैन होती है, और पीपल ट्री में वो मोर देन 1000 ईयर्स तक हो सकती है। ओके, नो मैटर वॉट द लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, डेथ इज एन अनअवॉइडेबल इवेंट ऑफ लाइफ। और ये कोई मैटर नहीं करती कि लाइफ स्पान की कितनी लंबी है या कितनी छोटी है, उसकी डेथ होनी होनी है। नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। यस, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यूग्लिना एटसेट्रा इज कंसाइडर्ड इमोर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है। हाँ, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे अमीबा और यूग्लिना, इनको अपन इमोर्टल मान सकते हैं, क्योंकि इनका कंजम्पशन होने से पहले या नेचुरल डेथ होने से पहले ही है इनकी सेल डिवाइड हो जाती है, और सेल डिवाइड होकर वो नेक्स्ट प्रोजेनी में चली जाती है। सो दिस ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। ओके, this is because after physiological growth in these organisms, the cell is divided into before its consumption. Therefore, a unicellular organism does not die and it's divide. These types of organisms are called immortals. Okay? यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन दी गई है कि उनकी लाइफ स्पैन कितनी है। तो एलिफेंट्स के लिए ये 65 से 90 ईयर्स तक है, रोज़ के लिए 5 टू 7 ईयर्स तक है, एंड डॉग के लिए 20 टू 30 ईयर्स तक है, एंड बटरफ्लाई के लिए 1 टू 2 वीक्स तक है। ओके, क्रो के लिए 15 ईयर्स, एंड बनाना ट्री 10 टू 15 मंथ। ओके, 10 टू 15 मंथ, एंड काव के लिए 25 टू 30 ईयर्स, एंड पैरट के लिए 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल्स के लिए 60 ईयर्स, एंड हॉर्स के लिए 30 टू 40 ईयर्स, एंड फ्रूट फ्लाई के लिए 40 टू 50 डेज, 40 टू 50 डेज। ओके, राइस प्लांट के लिए 100 टू 120 डेज, एंड टॉर्टोइज के लिए 100 टू 150 ईयर्स, एंड बनियान ट्री 200 ईयर्स। ओके, ये थे कई ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हेन द ऑर्गेनिज्म्स आर नॉट इमॉर्टल, then how have they maintained their existence for thousands of years? The answer is reproduction। हम ये देख लिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस 1000 ईयर्स से भी अब तक बना रखा है। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ स्पैन के बीच में कोई एक ऐसी प्रोसेस है जो स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी या उसका एग्जिस्टेंस को मेंटेन बनाए हुए है कई बरसों से और कई सालों से। तो वो आंसर है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ऐसा होता है। रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, और
ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑन सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और इसके नेम से ही मीनिंग का पता लग रहा है दैट रिप्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन प्रोड्यूस होना, तो अगेन प्रोड्यूस होना वो मेथड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरेशन बाय जनरेशन। स्पीसीज की कंटिन्यूटी या ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है रिप्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, continuity of the species. Reproduction ensures the continuity of organisms on the earth. Organisms die, but the continuity of the species remains constant due to reproduction of the species of reproduction. मतलब रिप्रोडक्शन इस अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी बनाए रखता है और स्पीसीज की कंटिन्यूटी इसी की वजह से अब तक है। सेकेंड है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से पहले वेरिएशंस को समझना होगा कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एक वेस है। वेरिएशंस क्या होते हैं? अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और वेरिएशंस आने से वो किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में आराम से सर्वाइव कर जाती है। इसलिए वेरिएशंस आना बहुत ज़रूरी है, और वेरिएशंस आने से ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है। थर्ड है इकोलॉजिकल बैलेंस। तो रिप्रोडक्शन इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। कैसे? तो रिप्रोडक्शन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दे हैव डाइड। तो जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनका रिप्लेसमेंट कर देते हैं नई प्रोजेनी में। ओके, सो इट हेल्प टू मेंटेन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। तो कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक्सपेक्टेड नंबर है उसको बनाए रखने में मदद यही करता है। फोर्थ एंड लास्ट है फूड सिक्योरिटी। तो ह्यूमन इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाय ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड पेट्स। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स depend on their habitat, physiologically and many other factors. रिप्रोडक्शन का मेथड ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट और उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और भी कोई अदर फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेशन इन रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेट के अकॉर्डिंग हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन ए ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली वन पेरेंट्स देन इट इज कॉल्ड asexual reproduction, and when two parents opposite sex participate in the reproductive process it is called sexual reproduction। यानी जब वन पेरेंट्स ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों अपोजिट सेक्स वाले होंगे तब हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है asexual reproduction. Now we will study in detail about it. Asexual reproduction is the method in which only a single organism has the ability to produce offspring. इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो उसमें वो कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी सिमिलर to the parents in identically and genetically. These identically and genetically offspring are called clones। और जब इसमें जो पेरेंट सेल्स है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो अपने पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होती है, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आता है। और इस तरीके से जो आइडेंटिकली और जेनेटिकली है इसको अपन बोलते हैं क्लोन्स। Okay, each member of clones are called ramete. It is the most important. Asexual reproduction is the simplest form of reproduction. Simplest क्यों? क्योंकि इसमें normally cell divide हो जाती है। Okay, it is usually limited to unicellular organism and plants and lower invertebrate
एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली किन में मिलता है? जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में, लोअर प्लांट्स में, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये मिलते हैं। दैट इज हाई इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स एनिमल डू नॉट अकर इट, और हाई इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में ये नहीं मिलता है। इट डज नॉट अकर गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन, इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन होता नहीं है और ना ही कोई गैमेट का फ्यूजन होता है। ओके, जेनेटिक वेरिएशंस डू नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू बीइंग बेस्ड ओनली ऑन माइटोसिस, और इसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, क्योंकि आप जानते हो वेरिएशंस कब किससे, कौन से सेल डिवीजन से आते हैं? मियोसिस से, और मियोसिस इसमें होता नहीं है, इसमें ओनली ऑन माइटोसिस ही होता है। ओके, नेक्स्ट द मेजर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज फिशन, सेकंड बडिंग, थर्ड है स्पोरुलेशन, एंड फोर्थ वन स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ वन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, एंड सिक्स है बाइजेम्यूल्स इंटरनल बड्स, एंड लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, फिशन नॉर्मली सेल डिवाइड होगी, बडिंग इसमें एक एक्सटर्नल ग्रोथ होगी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर होगी। ओके, एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। स्पोरुलेशन इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो एक कंडीशंस में होगा, और स्पोर फॉर्मेशन इसमें भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये अलग कंडीशन में होगा। ओके, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, फ्रेगमेंट में उसकी जो पेरेंट सेल्स है उसकी सेगमेंट बन जाएंगे। ओके, और ईच सेगमेंट कन्वर्ट इनटू ए न्यू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है बाइजेम्यूल्स, बाइजेम्यूल्स है इंटरनल बडिंग। अभी जो पहले बडिंग की बात की वो होती थी एक्सटर्नल ग्रोथ, और जेमुल्स में क्या होती है? इंटरनल बडिंग। लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि सीड्स ही पार्टिसिपेट करता है और उससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद में न्यू प्लांट्स बन जाता है। ओके, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सीड्स के अलावा अगर प्लांट्स के किसी भी पार्ट से नया प्लांट्स बन रहा है तो उसको अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर रखेंगे। ओके, इट इज़ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, फर्स्ट है फिशन। सेल डिवीजन इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पहले भी कर चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन ही एक बेसिस है। In this type of asexual reproduction, the parent cell divide into two or more cells. Okay. On the base, the number of progeny cells, there are two type of fission. प्रोजेनी के नंबर के अकॉर्डिंग इसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बाइनरी फिजन और सेकंड है मल्टीपल फिजन। तो अभी हम देखते हैं बाइनरी फिजन। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल प्रोजेनी सेल्स। बाइनरी फिजन क्यों बोला? क्योंकि टू इक्वल प्रोजेनी सेल, इसलिए इसको बाइनरी फिजन बोला है। द प्रोजेनी सेल्स इंक्रीज द सेल साइज टू फॉर्म एडल्ट सेल, और प्रोजेनी सेल्स इंक्रीज होती है सेल साइज में और एडल्ट सेल में चेंज हो जाती है। सच ऑर्गेनिज्म रिमेन इमोर्टल इफ डेथ डज नॉट अकर एक्सीडेंटली। ये पहले ही बात कर चुके हैं कि ये क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म इमोर्टल रहते हैं अगर इनकी एक्सीडेंटली डेथ नहीं होती है तो। ओके, नेक्स्ट है बाइनरी फिजन टाइप्स। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाई फिजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर होता है अमीबा में, ट्रांसवर्स होता है पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडिनल होता है यूग्लिना में। फर्स्ट डायग्राम है ए वाला इर्रेगुलर, एंड सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल, और थर्ड है ट्रांसवर्स। तो फर्स्ट वाला अमीबा मिलता है। अमीबा एक इर्रेगुलर साइज होती है और उसकी इन तीनों में ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है पहले और फिर सेल डिवाइड हो जाती है और टू इक्वल हाफ में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड है यूग्लिना। यूग्लिना में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और टू इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, और ट्रांसवर्स तो पैरामीशियम टू इक्वल हाफ में चेंज हुआ। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। इन दिस टाइप ऑफ एक्सेल्सुअल रिप्रोडक्शंस वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस मैनी प्रोजेनी
ड्यू टू मल्टीपल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस में क्या मल्टीपल डिवीजन होते हैं। प्रोजेनी आर फ्री फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ पेरेंट सेल। जब पेरेंट सेल से का डिसरप्शन हो जाता है तो प्रोजेनी फ्री हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरियर पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस एंड अमीबा। मल्टीपल फिजन में भी हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी आगे जैसे पढ़ते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि अमीबा क्यों लिया इसका एग्जाम्पल। ओके, ये मल्टीपल फिजन के लिए डायग्राम है। देखो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एक उसकी सेल्स, और सेल्स की सराउंडिंग एक प्रोडक्टिव बॉल है, उसको बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, सिस्ट प्रोडक्टिव का काम करती है। देन मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स मतलब न्यूक्लियस में मैनी टाइम्स डिवाइड हुआ न्यूक्लियस, और उसके बाद में डॉटर सेल रिलीज हो जाएगी आफ्टर डिसरप्शन ऑफ प्लाज्मोडियम, और ईच डॉटर सेल कन्वर्ट इनटू न्यू प्लाज्मोडियम। ओके, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। तो कैरेक्टर 3 कैरेक्टर्स इसके दिए हैं, इन कैरेक्टर को समझिए और फिर अपने आप डिवाइड कर लोगे। कैरेक्टर फर्स्ट है नंबर ऑफ डॉटर्स प्रोड्यूस्ड, सेकंड है टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एंड थर्ड है फेट ऑफ पेरेंट्स। नंबर ऑफ डॉटर्स प्रोड्यूस मतलब कितने प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाइनरी में कितनी है और मल्टीपल में कितनी है। तो बाइनरी में कितनी 2 और मल्टीपल में मोर देन 2, देयर मैनी डॉटर्स। टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो बाइनरी फिजन कब होगा, फेवरेबल कंडीशंस में, और मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशंस में। फेट ऑफ पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स का क्या होता है इन फ्यूचर, तो नथिंग इज लेफ्ट विद पेरेंट, कुछ भी नहीं बचता है बाइनरी फिजन में। एंड मल्टीपल फिजन में रेजिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट, मतलब पेरेंट्स का क्या बचता है, रेजिडुअल साइटोप्लाज्म। ओके, द नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बडिंग। पहले देख रहे थे बाइनरी फिजन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा था, लेकिन बडिंग के अंदर इक्वल हाफ में डिवाइडेशन नहीं होगा। एंड सेकंड, बडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड है, बड का मतलब है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक एक्सटर्नल ग्रोथ प्रोड्यूस होगी पेरेंट सेल्स के ऊपर। देन पेरेंट सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेड होगा, और डिवाइडेड होने के बाद उसका जो डिवाइडेड पार्ट है वो बड में चला जाएगा। ठीक है, फाइनली दिस बड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। जब बड मैच्योर हो जाएगी तो वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगी या न्यू यीस्ट बना लेगी। ओके, न्यू बड आर आल्सो फॉर्म्ड ऑन बड्स डेवलपिंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। एक स्पेसिफिक कंडीशन में जो न्यू बड्स है उसके ऊपर भी बड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इट दिस वे ए स्यूडो फाइबर लाइक स्टेट इज क्रिएटेड, और इससे एक स्यूडो फाइबर लाइक स्टेट क्रिएट हो जाती है। ऑल दीज बर्ड्स डेवलप्स इनटू ए न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म, और जितने भी बर्ड्स हैं ये न्यू यीस्ट का फॉर्मेशन कर देती हैं। चलो एक डायग्राम की तरफ मदद से समझ। पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल्स के ऊपर एक हल्का सा एक्सटर्नल ग्रोथ है जिसको हमने बड बोला है, और जो बड है वो क्या है, मैच्योरेशन की तरफ जा रही है, तो वो न्यू यीस्ट सेल कहलाई है। ओके, नेक्स्ट 2 तरह की कंडीशन होंगे, या तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी तो सेपरेट यीस्टिंग सेल्स, या नीचे वाले में देखिए आप, या उसकी चेन बन जाएंगी। चेन के मतलब न्यू बड है उसके ऊपर भी एक और बड, तो वो सारे सेपरेट होके फिर लास्ट में यीस्ट बना लेंगे। आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बाई बडिंग, अभी हमने देखा यीस्ट में, लेकिन ये है हाइड्रा में। इन सिंपल इनवर्टिब्रेट्स लाइक हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अकर्स बाय बड फॉर्मेशन। जैसे हाइड्रा है वो इस उसमें भी बड का फॉर्मेशन होता है, और पेरेंट सेल्स है, पेरेंट सेल्स के ऊपर एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, और एक्सटर्नल ग्रोथ फिर मैच्योरेशन की तरफ जाती है, और आफ्टर दैट ही सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। ओके, द बड विच ग्रो इन द फॉर्म ऑफ outgrowth on the parent's body starting growing and takes the shape of a small organism, and later it separated from the parents and develops into a an new individual। एक देखो इसको डायग्राम से समझते हैं।
फर्स्ट है एक पेरेंट सेल्स है और इसमें एक हल्का सा आउटर एक्सटर्नल ग्रोथ है, वो मैच्योर हो रही है धीरे, और मैच्योर हो जाएगा तो वो आफ्टर दैट उससे सेपरेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाई बडिंग इन स्पॉन्ज। अब तक हम देख रहे थे कि जो बडिंग है वो एक्सटर्नल ग्रोथ थी, लेकिन स्पॉन्ज में क्या लगा है कि इसमें इंटरनल ग्रोथ हो गई। जैसे द स्पॉन्ज फॉर्म्स इंटरनल बड्स कॉल्ड जेम्यूल्स, जो इंटरनल बड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स, टू सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। दिस जेम्यूल डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक इन स्पॉन्जिला। डायग्राम की मदद से देखिए, फर्स्ट वाला है स्पॉन्जिला और सेकंड वाला है फाइडेटिया। दोनों एग्जाम्पल स्पंज के हैं जिसको पोरीफेरा बोलते हैं। तो स्पॉन्जिला का फर्स्ट वाला देखिए हम, मोनक्सन स्पाइकुल्स एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो ये आर्क्यूसाइट्स हैं ये क्या है, इंटरनल ग्रोथ है, और इनको ही हम जेम्यूल्स बोलते हैं, और ये माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर आ जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में और न्यू स्पॉन्ज बना देते हैं। ओके, ऐसे इसमें भी है, क्लियरली दिख नहीं रहा है लेकिन इसके इंटरनल ग्रोथ हैं, वो उनका फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर की तरफ आ जाती हैं। नेक्स्ट, इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। अभी मैंने आपको बात की थी कि अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, कब, नॉर्मल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो अमीबा इस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और मैं आपको बता दूं, इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन ये एक प्रकार का टाइप्स है मल्टीपल फिजन का। ओके, चलो पढ़ते हैं। इन रेस्पॉन्स टू अनफेवरेबल लिविंग कंडीशन एन अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया एंड secretes a 3-layered hard covering of cyst around itself। देखो, अनफेवरेबल कंडीशंस आएगी तो वो स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है और एक 3-layered कवरिंग अपने ऊपर बनाता है जिसको अपन बोलते हैं सिस्ट। दिस फिनोमिनन इज टर्म्स एज इंसिस्टेशन। तो इंसिस्टेशन क्या हुआ कि सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस कम, the encysted amoeba divide by multiple fission and produced many minute amoebae or pseudopodiophore. Okay, the cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomenon is known as sporulation। अब आप समझ गए होंगे, पहले क्या, इंसिस्टेशन, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, और सिस्ट के फॉर्मेशन अंदर वो क्या है, उसमें मल्टीपल फिजन होगा। तो मल्टीपल फिजन हो रहा है, उसको अपन या तो बोलेंगे अमीबी या उनको बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर। ओके, और आफ्टर दैट सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट और वो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। लाइक दिस रिप्रोडक्शन इन अमीबा थ्रू मल्टीपल फिजन। पेरेंट सेल से अमीबा पहले वो स्यूडोपोडिया का विड्रॉ कर लेगा और अपने सराउंडिंग सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो सेकंड वाली है इसको अपन बोलते हैं इंसिस्टेशन, एंड सेकंड और थर्ड है सिस्ट ब्रेक लीडिंग टू रिलीज द डॉटर सेल। इंसिस्टेशन के बाद स्पोरुलेशन की, तो पहले स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर फॉर्मेशन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा और न्यू डॉटर सेल्स बाहर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्मेशन होता है इसमें भी, लेकिन ये उनसे अलग कैसे है कि स्पोर का फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होता है, उसको अपन स्पोरेंजियम बोलते हैं, और ये स्पोर फॉर्मेशन मिलता है फंजाई में, एल्गी में एंड ब्रायोफाइट्स में। ओके, तो एल्गी, फंजाई एंड सम प्लांट्स ऑफ लोअर क्लास लाइक ब्रायोफाइट्स एटसेट्रा फॉर्म स्पोर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स आर फॉर्म इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है उसको अपन ने क्या बोला, स्पोरेंजियम। इन फंजाई सच एज म्यूकर एंड राइजोपस नॉन मोटाइल स्पोर्स आर प्रोड्यूस। when the spores burst they are disseminate by air। okay, spores of bryophytes are also of this type। तो फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स में सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल
इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। म्यूकर एंड राइजोपस, तो ये राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। देखो ये राइजोपस का डायग्राम है। एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको इसमें बोलते हैं हाइफी। और स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या होता है, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट ब्रस्टिंग स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाएगी, उसके बाद में जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्सिंग हो जाएंगे सराउंड आउटर एनवायरनमेंट में। ओके। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये एयर के थ्रू डिसेमिनेट होते हैं। ठीक है। तो अब पूछे आपको कि राइजोपस एंड म्यूकर्स के जो स्पोर्स हैं वो मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, तो नॉन मोटाइल। नेक्स्ट है एल्गी प्रोड्यूस मोटाइल स्पोर्स, फंगस प्रोड्यूस्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड एल्गी प्रोड्यूस मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड जूस्पोर। These are microscopic motile structures that have structures such as cilia और flagella for movement। तो ये कैसे, तो मूवेल, ये किसकी वजह से मूव कर पाते हैं, फ्लैजेला एंड सीलिया। तो सीलिया और फ्लैजेला हेल्प करते हैं इसकी, और इनको जूस्पोर बोलते हैं। ठीक है। इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट दीज स्ट्रक्चर्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मोटाइल स्पोर सच एज क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। ओके। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, उसमें ये स्ट्रक्चर्स कौन सी, सीलिया एंड फ्लैजेला, ये स्पोर्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ऐसा किस में होता है, तो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। ओके। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशंस बाय स्पोर फॉर्मेशन विच गिव द ऑर्गेनिज्म द अपॉर्चुनिटी टू बी स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया। ये स्पोर फॉर्मेशन है, जैसे फेवरेबल कंडीशंस में बहुत ही कम टाइम में एक लार्ज नंबर में ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है, और इससे क्या होता है कि इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक लार्ज एरिया में स्कैटर्ड होने के लिए। नेक्स्ट, ये क्लाइडोम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। देखो फर्स्ट है, जो ऊपर ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है क्लेमाइडोमोनास की। इसमें पायरिनोइड, वेजिटेटिव सेल्स, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम ये क्या मूवमेंट करते हैं इसके। ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 2 सेल स्टेज बनती है। इसके बाद और डिवीज़न होता है, सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल माइटोटिक डिवीज़न, तो और बन जाते हैं। तो ये जो, क्योंकि ये कैसे हैं, मोटाइल स्पोर्स हैं, इसलिए उनको बोलते हैं जू स्पोर। फिर जू स्पोरेंजियम बन जाती है। ठीक है। पेरेंट सेल वॉल ब्रेक ऑफ, फिर लिबरेटेड जू स्पोर, और बाद में मैच्योराइजेशन होने के बाद में वो एडल्ट बन जाते हैं। तो जैसे ही जू स्पोरेंजियम, जो ये पेरेंट सेल्स है, ये ब्रस्ट आउट होती है, तो इसके अंदर से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और फिर मैच्योर हो जाते हैं, और फिर ये चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, कोनिडिया। कोनिडिया आर स्पेशल टाइप ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। दे डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉन मोटाइल स्पोर्स इन दैट दे डू नॉट फॉर्म इन स्पोरेंजियम। ओके। अदर जो फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स हैं, उनके स्पोर्स और कॉनिडियल स्पोर्स किस बात में चेंज है, कि उनका फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियम में, लेकिन ये स्पोरेंजियम में इनका फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके। ये एक्सोजीनस होते हैं, एंड स्प्लेज्ड फंजाई आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टॉप ऑफ कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर बनाते हैं, और आफ्टर दैट दे डिसेमिनेट बाय एयर, सच एज पेनिसिलियम एस्परजिलस। तो it is the example of fungus. Mucor and rhizopus is example of spore formation, and Penicillium aspergillus is example of conidia. Okay, this is the diagram of Penicillium. देखिए कॉनिडियोफोर के टॉप पे कॉनिडिया बन रहे हैं, और कॉनिडिया का एक चेन चल रहा है। जैसे मैच्योर होंगे तो ईच कॉनिडिया आर सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट सेल्स। ओके। और कॉनिडिया फिर जर्मिनेटिंग होके और एक न्यू
पेनिसिलियम बना देंगे। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन in algae such as Spirogyra, Eulothrix and Bryophytes, the plants break down into two or more segments. Okay, and each segment separated develops into a new plant's thallus. What is thallus? When the plant body does not differentiate into root, stem and leaves, it is called thallus. तो डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम है स्पायरोगैरा का। इसमें 3 फ्रेगमेंट्स हो गए। ओके, फ्रेगमेंट 1, 2 एंड 3, और ईच फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड कन्वर्ट इनटू ए न्यू स्पायरोगैरा। ओके, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन दोनों सेम ही है। रीजनरेशन में क्या होता है, उसमें सेगमेंट में डिवाइड होता है और इसमें वो लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे प्लेनेरिया का है मेन, तो उसके 3 पार्ट हो गए, मतलब उसने वो ऑर्गन लॉस्ट कर दिए। ठीक है, बाद में जैसे आप देख सकते हो ऊपर की साइड कि उसमें आइज़ वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट नहीं है, वो आके एक न्यू प्लेनेरिया बन गया। और उसमें आइज़ वाला नहीं था, टेल वाला पार्ट था, और आगे वो न्यू प्लेनेरिया बन गया। तो जो लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे लिजार्ड है, उसकी टेल पार्ट को हटा देती है, रिमूव कर देती है, और रीजनरेशन के थ्रू वो वापस आ जाती है। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे कम होती है? हमारे ब्रेन की। इसलिए ब्रेन में कभी भी लग जाती है हमारे, तो वो बिल्कुल बहुत कम चांस होते हैं कि वो ठीक हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे एट होम। आज की वीडियो में आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।